नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रतन इंडिया पावर लिमिटेड इस कंपनी का जो 3 रुपीज़ का पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर है वो करंट कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसके लिए हम कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पा रही या फिर नहीं, बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है वो हम देखेंगे। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज, कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास एफआईज और डीएस के पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी वो हम देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी करंट कैसे ग्रोथ कर रही है और इस कंपनी में हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो हम देखेंगे। तो रतन पावर लिमिटेड ये कंपनी एक पावर जनरेशन कंपनी है और इसमें कंपनी के पास लगभग 2700 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट है, जो कि अमरावती और नासिक लोकेशन पर है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो अगर मेनली देखेंगे महाराष्ट्र रीजन में, जिसमें कंपनी पावर सेगमेंट में काम करती है, जिसकी वजह से कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें फ्यूचरिस्टिक देखने को मिला है। लेकिन सिर्फ कंपनी का बिज़नेस फ्यूचरिस्टिक होने से काम नहीं चलता। इस बिज़नेस ने कंपनी को अपने परफॉर्मेंस से वो कंसिस्टेंट बहुत ही स्टेबल और इम्प्रूव करके रखने पड़ते हैं, तभी कंपनी एक स्ट्रांग और स्टेबल रिटर्न देगी। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें हम पिछले 6 सालों का कंपनी के रिलेटेड डाटा देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 2000 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 1900, इसके अगले साल फिर से कम होकर 1700, इसके बाद अगले साल फिर से कम होकर 1500 करोड़ का हुआ। और इसके बाद मार्च 22 में देखेंगे तो इसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की और ये 3200 करोड़ का हुआ। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 3100 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 तक कंपनी के सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई थी, और उसके बाद फिर से अगले 2 साल में मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने इसमें ग्रोथ की है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो अभी भी हमें बहुत ही वॉलेटाइल होते हुए देखने को मिला है, और उसी वजह से बाकी के सेगमेंट के परफॉर्मेंस है वो भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो एक ठीक ठाक ये कंपनी सेल्स कर रही है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो सेल्स कंपनी ने एक्सपेंस के कंपेरेटिवली मार्च 18 के बाद कंसिस्टेंट ज़्यादा किया है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी मार्च 18 के बाद कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल देखने को मिली, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन इस कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे मार्च 18 में 555 करोड़ का था, जो कि इसके अगले 2 साल में कम हुआ। इसके बाद अगले 2 साल फिर से बढ़ा और इसके बाद फिर से अगले साल हमें कम होते हुए देखने को मिला। तो ओवरऑल तो जिस तरह कंपनी के सेल्स के नंबर बहुत ऊपर नीचे हो रहे, उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले, और उसमें भी कंपनी वोलेटाइल परफॉर्मेंस कर रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 18 में 27% था, जो कि इसके अगले 2 साल बढ़कर 29% का हुआ। इसके अगले साल फिर से बढ़कर 41%, लेकिन इसके अगले साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप होकर 25%, और उसके बाद अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 23% का देखने को मिला है। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह ही अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसके जो नंबर्स है वो भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों में कंपनी को एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, ताकि कंपनी आने वाले समय में एक स्टेबल और कांस्टेंट परफॉर्मेंस कर सके। लेकिन इसके बाद कंपनी को जो कंसिस्टेंट इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम चुकाना पड़ रहा है मार्च 18 के बाद, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी कंसिस्टेंट लॉस यहाँ पर कर रही है, जो कि मार्च 18 में 1600 करोड़ का कंपनी का लॉस था। इसके अगले साल ये कंपनी का लॉस 3300 करोड़ का रहा। इसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आई, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 3 साल फिर से कंपनी लॉस में गई है, जो कि इसमें मार्च 21 में कंपनी का लॉस 942 करोड़, मार्च 22 में 1900 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1600 करोड़ का लॉस रहा है। तो मैक्सिमम टाइम मार्च 18 के बाद कंपनी लॉस में रही है, और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी को कंसिस्टेंट जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी प्लस में होने के बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो लॉस में गया है। तो इसी वजह से कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो आने वाले समय में कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी नेट प्रॉफिट में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो ये भी मैक्सिमम टाइम मार्च 18 के बाद लॉस में गया है।
तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही वॉलेटाइल हो रही है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी प्लस में नंबर्स डिलीवर करने के बावजूद कंपनी के परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वॉलेटाइल हो रहे, और साथ ही में कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाने की वजह से नेट प्रॉफिट में कंपनी कंसिस्टेंट लॉस कर रही है और अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का लॉस में। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस बहुत ही वॉलेटाइल और मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग देखने को मिले, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी के ऊपर कितना बोरंग्स है वो देखने के लिए कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे जो कि सितंबर 22 में -8,900 करोड़ के, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर लगभग 11,000 करोड़ का बोरंग्स है, जो कि इसी रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी को जो इंटरेस्ट है वो कंसिस्टेंट ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में लॉस में गई है। तो पिछले 4 से लेकर 5 साल में कंपनी के ऊपर लगभग मैक्सिमम टाइम 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बोरंग्स है, जो कि इस कंपनी को बहुत ही इम्पैक्ट और लॉस मेकिंग बना रहा है। और इसी वजह से कंपनी को अगर अच्छा परफॉर्मेंस पावर सेक्टर में करना है तो कंपनी को सबसे इम्पोर्टेंट है अपने ऊपर का जो बोरंग्स है वो कम करना पड़ेगा। और उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 18 में -127 करोड़ का था, जो कि इसके बाद अगले साल फिर से माइनस में रहा। लेकिन इसके अगले 3 साल अगर हम देखेंगे मार्च 2021 और 22, इन 3 सालों में कंपनी का जो कैश फ्लोज है वो कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है, जो कि कंपनी के रिलेटेड जो अभी हमने पॉइंट्स देखे उसमें सबसे पहले हमें ये पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। तो कंपनी नेट कैश फ्लो में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है वो पिछले 3 सालों में कर रही है। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज हम देखेंगे, जिसमें कंपनी के ये मार्च 18 में 236 थे, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये 200 डेज़ के ऊपर हमें मार्च 22 तक देखने को मिले। तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में लगभग 200 से भी ज़्यादा डेज़ लग रहे हैं, जो कि किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है, और इसी वजह से कंपनी डेप्टर डेज में भी ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 44% की एक अच्छी हिस्सेदारी है। इसके बाद एफआईज के पास 0.29% की हिस्सेदारी और डीएच के पास 7.20% की हिस्सेदारी है। लेकिन पिछले 1-2 साल से देखेंगे कंपनी में डीएच की इन्वेस्टमेंट है वो कंसिस्टेंट कम हो रही है, और उसके साथ ही में कंपनी में पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो 48.44% है। तो प्रमोटर के पास 44% की एक अच्छी हिस्सेदारी है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली अभी भी पब्लिक के पास इस कंपनी के ज़्यादा स्टेक है, जो कि एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। और एफआईज के पास भी इस कंपनी की बहुत ही कम हिस्सेदारी है। तो रतन पावर ये कंपनी के बारे में अभी हमने फुल इन्फॉर्मेशन देखी है, जिसमें कंपनी के रिलेटेड हमें मैक्सिमम लॉस मेकिंग और ख़राब परफॉर्मेंस देखने को मिले, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी पिछले 6 साल से मैक्सिमम टाइम लॉस कर रही है। कंपनी का ईपीएस भी लॉस में है, साथ ही में कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बोरंग्स है, जो कि इस कंपनी को कंटिन्यूस लॉस मेकिंग बना रहा है। कंपनी का जो डेप्टर डेज है वो 200 डेज से ऊपर है, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस को बहुत ही इम्पैक्ट करता है। तो कंपनी में डीएस की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है, जो कि इस कंपनी के रिलेटेड पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन मैक्सिमम सेगमेंट में अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग और ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि इस कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल को बहुत ही वीक बना रहा है। और इसी वजह से रतन पावर ये कंपनी ज़रूर यहाँ पर पावर सेक्टर में काम करती है, लेकिन कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी बहुत ही ख़राब है, जिस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो फिलहाल इस कंपनी में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी पावर सेगमेंट में काम करती है, इसकी वजह से इस कंपनी की अभी हम सिर्फ यहाँ पर 100 शेयर बाय कर सकते हैं, और आने वाले समय में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है और अपने फंडामेंटल इंप्रूव करती है तो ही हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे।